नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट 1। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए, इन दोनों बुक्स में जो हमने थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरी इसके आउटसाइड नहीं आएगी। पूरा अच्छा कंपाइलेशन हमने किया है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है, ये चैप्टर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये चैप्टर डील करता है सॉलिड बॉडीज से, कि बॉडी जो है वो सॉलिड है और उसमें कहीं एक्सेलरेशन वगैरह वो नहीं है। और सॉलिड बॉडी में डिफॉर्मेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये बॉडी है और इस बॉडी को अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, थोड़ा सा खिंच जाएगी, या कंप्रेस करूँगा तो थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन आ जाएगा, स्प्रिंग की तरह जो है थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाएगा। हालांकि ये जो बॉडीज़ है इसमें जैसे मैं अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ तो डिफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन जो हो रहा है ये बिल्कुल छोटा सा डिफॉर्मेशन है। उसी तरीके से मैं इस बॉडी को अगर कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेशन भी बड़ा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो हो रहा है सॉलिड बॉडी में वो हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत छोटे अमाउंट का है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये डील करता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिक्स क्या चलती है सॉलिड्स के साथ, सॉलिड जो चीज़ें हैं उनके साथ। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर्स जो बाद में हम पढ़ेंगे वो उसमें लिक्विड आएगा, उसमें गैसेज आएगी, बट ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये सॉलिड से डील करता है। तो सॉलिड्स की क्या मैकेनिक्स होती है, सॉलिड का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सॉलिड किस तरीके से होता है इसको हम देखते हैं। ये सॉलिड जो होता है इसमें एटम्स होते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इसी बॉडी की मैं अगर बात करता हूँ तो ये बॉडी जो है ये एटम से मिलके बनी है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है इसका कि ये इस डायरेक्शन में भी स्ट्रक्चर है और इधर विड्थ वाइज भी इसका जो है स्ट्रक्चर है, और ये एटम्स जो हैं ये फैले हुए हैं, ये एटम्स यहाँ से इस तरीके से फैले हुए हैं। अच्छा, ये जो स्प्रिंग लाइक फीचर जो मैंने बनाया है ये एक तरीके से स्प्रिंग इनके बीच में नहीं है या कोई सॉलिड बॉडी इनके बीच में नहीं है, बट यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है। ये तो एटम तो एक्चुअली होते हैं, ये एटम्स यहाँ पे हैं, और ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे एक सिंपल हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या एक्सपेंड करते हैं। जैसे स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी, या कंप्रेस करेंगे तो ये समथिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो स्ट्रेच या कंप्रेस इस तरीके से हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है। अब ये जो सॉलिड बॉडी है ये समथिंग सॉलिड बॉडी है लाइक दिस, ये सॉलिड बॉडी इस तरीके से है। अब मैंने अगर कंप्रेस कर दिया तो देखिए क्या होगा कि ये जो कंप्रेस कर दिया तो ये जो एटम्स हैं ये पास पास आ जाएंगे, तो ये जो नया स्ट्रक्चर है ये करीब करीब ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्चुअली क्या है, अगर देखेंगे तो एक जो डिफॉर्मेशन जो होता है, अच्छी खासी लेंथ भी अगर ले लेंगे तो भी डिफॉर्मेशन जो होता है ये बिल्कुल माइक्रोन लेवल पे होता है, बहुत कम होता है, इसलिए डिफॉर्मेशन दिखता नहीं है। बट हल्का सा ये बॉडी जो है डिफॉर्म होगी। तो ये जो लेंथ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, मान लीजिए इसकी लेंथ जो थी ये L थी, तो ये जो L है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये L डैश हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं इस बॉडी को एक्सपेंड करता हूँ तो उसी एक्सपेंड करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ तो ये बड़ी हल्का सा स्ट्रेच हो जाएगी, इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। ये अगर L लेंथ की थी तो ये हो जाएगी L डैश। जैसे मान लीजिए समथिंग मैं इसको खींचता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो देखिए बहुत, अब इस पर्टिकुलर बॉडी की अगर बात करें तो इसमें हम इतने एटम्स हैं कि इसको काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत दुनिया भर के एटम हैं।
अब क्योंकि 1 मोल ही अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि सब्सटेंस का हल्का सा 1 मोल भी ले लेते हैं, तो उसमें देखिए कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ये आप सबको पता है, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन हुआ, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, तो वो बहुत सारे एटम्स हैं उनमें, वो आपस में धीरे धीरे छोटा छोटा करके वो पास आए। तो एक्चुअली जो डिफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा दिखने लगा, बट होता डिफॉर्मेशन बड़ा कम है एक्चुअली जो बॉडीज़ हैं उनमें। तो यहाँ पे मैंने आपको हल्का सा एक बताया कि सॉलिड बॉडीज़ के साथ क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो न्यूमेरिकल जो अब इसका एक्चुअल जो पार्ट है उस पर हम बात करते हैं कि एक्चुअल पार्ट क्या है। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो ये है, इट इज द वर्च्यू, इट इज द वर्च्यू ड्यू टू विच ए बॉडी regains its original shape after removal of force, after removal of force। उसके बाद है समथिंग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी देखिए ये क्या होती है। प्लास्टिसिटी जो होती है ये है, इट इज द वर्च्यू, it is the virtue due to which a body gets permanently deformed and does not gain its original shape after removal of force। देखिए, दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है यहाँ पे, एक बताई है इलास्टिसिटी और एक बताई है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वैसे तो अगर देखा जाए तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो करीब करीब हर मटेरियल में होती है कुछ हद तक, कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसको मैंने स्ट्रेच किया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होने के बाद मैंने फोर्स अगर छोड़ दिया तो वापस अपने इसने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। इसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन परमानेंटली पैदा नहीं हुआ, डिफॉर्म तो हुई थी ये, बट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, ओरिजिनल शेप में आ गई। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी कहलाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि इट इज़ द वर्च्यू, ये वो गुण है जिसके कारण एक बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की आप जो थैली होती है, प्लास्टिक का जो बैग होता है, उसको आप हल्का सा स्ट्रेच करते हैं तो देखिए वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, उसमें वापस वो उस ओरिजिनल शेप में नहीं आता, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता। तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो ये इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई। इसका इलास्टिसिटी को आप और भी बेटर एग्जांपल से ये समझ सकते हैं, जैसे रबर होता है, रबर में हम खींचते हैं उसको तो एक्सपेंड हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो ये जो है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इस तरीके से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको देना चाहूँ इलास्टिसिटी का, तो जैसे ये हो गया स्टील। स्टील बहुत इलास्टिक होता है, बहुत रिजिड होता है। और प्लास्टिक में जैसे ये होता है प्लास्टिक मटेरियल, जैसे प्लास्टिक मटेरियल तो प्लास्टिक जो है ये इस तरीके से होता है। तो प्लास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की बात की हमने, अब आगे चलते हैं। मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की। देखिए स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये कोई बॉडी है और
ये कोई बॉडी है और इस पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है लेट अस से ए है और इस पे मैंने फोर्स लगाया है यहाँ से एफ, तो ये बॉडी जो है समथिंग डिफॉर्म हो गई इस तरीके से। ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफॉर्मेशन है ये हो गया डेल्टा एल, और यहाँ पे जो ये लेंथ थी ये थी ओरिजिनल लेंथ और ये थी एल। तो मैं यहाँ से कहता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, इसका फोर्स अगर ये लग रहा है तो ये आ गया सिग्मा। यहाँ से मैं कहता हूँ ये स्ट्रेस है और ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, ये सिग्मा होता है फोर्स और डिवाइडेड बाई एरिया। जो फोर्स लगा और जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया यहाँ से सिग्मा स्ट्रेस। अब इसका यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, फोर्स होता है न्यूटन में और एरिया जो है मीटर स्क्वायर में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि या तो न्यूटन इस तरीके से लिख सकता हूँ या न्यूटन मीटर -2, और इसी को हम पास्कल कहते हैं। यही पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर -2 और पास्कल। तो यहाँ पे अब डायमेंशंस की बात करते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या होगी। तो सिग्मा की डायमेंशंस हम निकालते हैं, तो ये होगा फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन। तो फोर्स जो होता है इसकी डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और जो एरिया होता है ये होता है L2। तो यहाँ से निकल के आ जाता है m1 L-1 T-2। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेस है उसका डायमेंशन और यूनिट हमने देखी और ये देखा इसका क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब यहाँ पे हम आगे और चलते हैं। अब मैं स्ट्रेन की बात करता हूँ। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है, मैं एक बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए क्या होता है, it is defined as change in length divided by original length। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात चल रही है, तो मैं वापस वही डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये जो था अभी जो बताई थी आपको, ये फोर्स लग रहा था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था और इस तरीके से ये जो बॉडी थी थोड़ा सा डिफॉर्म हो गई थी। तो इस तरीके से बॉडी डिफॉर्म हो गई और यहाँ से यहाँ तक का क्या है कि ये डेल्टा एल हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हो गई एल। और अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन देखिए क्या होगा, ये होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये इस तरीके से होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, तो दैट इज गिवन बाई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, ये स्ट्रेन का क्या यूनिट, इसका यूनिट जो होगा देखिए क्या होगा, ये भी मीटर में होता है डेल्टा एल और नीचे लेंथ भी मीटर में है। तो आई कैन से कि इसका जो यूनिट है वो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं है इसका, मीटर बाई मीटर कैंसिल हो जाता है। और डायमेंशन भी अगर हम बात करेंगे इसकी, तो डायमेंशन देखिए क्या होता है, ऊपर भी मीटर है तो इसको लेंथ L1 है ये और नीचे भी L1 है, तो यहाँ से आ जाता है L0 या आई कैन से कि ये हो जाता है M0 L0 T0। तो इस तरीके से ये डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे सिंपल सा, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ जैसे फाइंड स्ट्रेस if F equal to 10 Newton and area is equal to 1 mm square। तो 1 mm स्क्वायर है और एरिया ये है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है। दिस इज सिंपली F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स जो है वो 10 है और एरिया जो है ये है 1 × 10⁻⁻⁶,
क्योंकि 1 mm जो होता है ये 10⁻³ होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁶, तो यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा 10⁻7 पास्कल। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस आ जाता है 10⁻7 पास्कल। बट ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट एक इजी मैंने तरीका बताया आपको। जो है एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं कि क्वेश्चन ए 1000 kg mass is supported by 4 pillars, each of area 1 meter square. Find the stress developed. Find the stress developed in each pillar. In each pillar. देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये मास है, ये मास है, और ये जो मास है 4 पिलर पे है। एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, और एक पिलर ये है। 4 पिलर्स हैं, इक्वल हैं 4 पिलर्स। हर एक का एरिया इस तरीके से है। तो एरिया जो है इसका 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये सारे जो एरियाज़ हैं ये 1 मीटर स्क्वायर के एरिया है। और ये जो मास रखा हुआ है ये रखा हुआ है 1000 kg। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि ये जो मास है, ये मास का जो mg है, वेट जो है इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। तो मैं मास लेता हूँ, तो मैं मास लेता हूँ 1000 kg, और g मैं ले लेता हूँ 10, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में मैं यही लेता हूँ। तो ये आ जाता है 10⁻⁴ न्यूटन। अब देखिए जो स्ट्रेस है वो उसका पार्ट ये है कि पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो एरिया एक का है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब क्योंकि 4 पिलर है तो एरिया हो जाएगा टोटल 4a। तो यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से 4 × 1 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ से मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ तो स्ट्रेस आ जाएगी यहाँ से वेट डिवाइडेड बाई एरिया। वेट जो है ये है 10⁻⁴, और जो एरिया है वो है 4 मीटर स्क्वायर। तो जो सिग्मा है ये आ जाएगा 100 × 100 डिवाइडेड बाई 4, और इसको मैं कह सकता हूँ दैट इज़ 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस आ गई है यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब इसको आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ये था कि यहाँ मैंने एरिया को 4 गुना कर दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ से मुझे दूसरा तरीका ये है कि आप जो हर एक पे जो लोड आ रहा है W' वो W/4 आ रहा है। तो ये जो W' है ये है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो ये W' है यहाँ पे 2500 न्यूटन। ये 2500 न्यूटन जो है यहाँ पे हर एक पिलर पे जो लोड आ रहा है वो है। और उससे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रेस कितना आ रहा है तो वही चीज़ आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाई एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेस जो है ये निकल के आ जाती है 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। केयरफुल आपको ये रहना है कि थोड़ा कितने पिलर्स हैं, कितना इसका वो जो है वेट है, यहाँ पे टोटल जो वेट है वो कितना है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा क्लिक होना चाहिए कि किस तरीके से इसको करना है। आधा जो
सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है, क्वेश्चन के डेटा में ही छिपा होता है, बस उसको एनालाइज करके और आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन पे थोड़ा सा और बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, एक मैंने जो अभी बताया था वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताया था, मैं अब शियर स्ट्रेस की बात करता हूँ। मान लीजिए शियर स्ट्रेस जो है ये क्या होता है। तो शियर स्ट्रेस क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बुक आपने रखी हुई है टेबल पे, और ये बुक है टेबल पे, और इसमें क्या है कि बेसिकली आप फिक्स है ये मान लीजिए, और ऊपर के सिरे पे आप फोर्स लगाते हैं, इस जो यहाँ पे जो एरिया है इस पे फोर्स लगाते हैं। तो ये जो बॉडी है, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बॉडी समथिंग इस तरीके से डिफॉर्म हो जाती है। तो ये डिफॉर्म हो गई इस तरीके से एंगल थीटा पे। थोड़ा सा नीचे का पोर्शन अगर फिक्स है तो नीचे का पोर्शन मैंने बुक का पकड़ रखा है या फिक्स कर रखा है, तो ऊपर फोर्स लगाया तो इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई डेल्टा एल, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है एल। तो अगर मैं बात करूँ कि शियर स्ट्रेस कितनी है, तो इसका जो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ये इसको हम लिखेंगे टॉ से, और ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियर एरिया। तो ये है शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियर एरिया। तो वही इसका कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल जो मैंने बात की थी, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होती है बिल्कुल उसी तरीके से है। शियर एक फेस पे लगता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये बुक है और इस पे जैसे आप डिफॉर्म कर रहे हैं अपर फेस पे, ये जो अपर का फेस है इस पे आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, नीचे का पोर्शन फिक्स कर रखा है, नीचे का पोर्शन फिक्स करके आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी जो है इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर बात करें तो इस तरीके से हो। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस है, इसका डायमेंशन वापस उसी तरीके से अगर मैं निकालूँ तो शियर स्ट्रेस में कोई स्पेशल बात नहीं है ये डायमेंशन के केस में। तो ये फोर्स है और यही एरिया है, तो यहाँ से निकल के आ जाता है m1L-1T-2। और ये इसका अगर यूनिट देखेंगे तो वापस वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 या पास्कल, कुछ किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, वही इसका यूनिट होता है टॉ का। और उसी तरीके से मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसी डायग्राम को हम देखते हैं, और मैं बात करता हूँ शियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेन किसके शियर स्ट्रेन हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको भी हम एप्सिलॉन लिखेंगे। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और या मैं कह सकता हूँ एंगल थीटा। देखिए ये जो एंगल थीटा है ये शियर स्ट्रेन जो होता है उसको डिटरमाइन करता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल जो है ये इस डायरेक्शन में है, इस शियर की डायरेक्शन में। जो ये बुक ऐसी थी तो ऐसी डिफॉर्म हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एल है डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो लेनी है हमको। जो पहले ऐसे थी तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, और डिफॉर्मेशन हुई तो ये इस तरीके से हुआ, तो ये डेल्टा एल है, दिस वन इज डेल्टा एल, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एल है। तो शियर स्ट्रेन की जब हम बात करेंगे तो ये आएगा थीटा, और थीटा आएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो इसकी भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, तो वही पार्ट है L1, चेंज इन लेंथ भी L1 है, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी L1 है। तो इसका जो डायमेंशंस है तो ये आ जाती है इस तरीके से M0 L0 T0। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात हुई, तो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स आज हमने किए, तो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स को देखा और क्वेश्चन उनके से रिलेटेड हमने किए। तो पार्ट 1 में हम आज इतना ही करेंगे। तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको लाइक भी कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।